guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है रीजनिंग. आई नो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रीजनिंग में. बेसिकली बहुत 90% लोगों को तो प्रॉब्लम होती ही है. 10% लोग होते हैं जिनका मैथ्स वगैरह बहुत अच्छा होता है, उनको थोड़ा ईजी लगता है रीजनिंग और उसमें उनको थोड़ा कम टाइम लगता है. और दूसरी बात ये भी है, ऐसे भी लोग होते हैं जिनका मैथ्स में भी उतना ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन क्योंकि रीजनिंग पे उन्होंने शुरू से बहुत ज्यादा मेहनत करी होती है, इसलिए भी उनका रीजनिंग बहुत अच्छा होता है. तो आप लोगों को उन लोगों से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. अभी से भी अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, अगर अभी से भी आप मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, तो 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे ऑब्वियसली इस टॉपिक के बारे में, बट इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है इंग्लिश के लिए कि उसमें आप मैक्सिमम कैसे स्कोर कर सकते हैं या फिर इतना कैसे स्कोर कर सकते हैं जिससे आप 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें मेरिट लिस्ट में आ जाए या शामिल हो पाए. तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर से जरूर देख लीजिएगा उसे इस वीडियो के बाद. अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं रीजनिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी टेक्स्ट बुक के इस स्मार्ट क्वेश्चन बैंक के बारे में. ये बहुत बहुत ही अच्छी बुक है और ये मेरे पास रीजनिंग की ही है इस समय. मेरे पास चारों बुक्स हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट की, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, सभी सब्जेक्ट की है. लेकिन ये रीजनिंग की है, काफी अच्छी बुक है और रीजनिंग में ये खासी काम आती है. क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल बुक नहीं है. टेक्स्ट बुक भी क्लेम करता है कि ये एक स्मार्ट बुक है. और ये कैसे स्मार्ट बुक है उसकी कई वजह है. सबसे पहली वजह तो ये है कि इसमें 4000 क्वेश्चन आपको एक बुक में मिलता है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है. कितने सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने से ही धीरे धीरे आप किसी सब्जेक्ट में बिल्कुल पारंगत हो सकते हैं, यानी कि बिल्कुल एक्सपर्ट बन सकते हैं. दूसरी बात यह है इसमें कि इसमें क्वेश्चंस के लेवल दिए गए हैं, मतलब 3 टाइप के लेवल है, लेवल 1 2 3. तो लेवल 1 जो है वो इजी टाइप का है, 2 थोड़ा मॉडरेट है और जो लेवल 3 है वो थोड़ा सा टफ माना गया है. अगर आप इन तीनों लेवल्स की प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चंस मिले आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी. तो हर लेवल की आपकी तैयारी रहेगी. और खास बात ये भी है, ये जो लेवल्स है वो ऐसे डिसाइड किए गए हैं कि जो लेवल 1 है वो 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो सेकंड लेवल है उसमें इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और थर्ड जो लेवल है उसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. तो ऐसे आपकी सारी तैयारी एक साथ हो जाती है और एक ही बुक से हो सकती है. अगली जो इसकी खास बात है वो ये है कि इसमें जो आंसर की दी गई है वो काफी अच्छे से दी गई है. अच्छे से कहने का ये मतलब है कि बाकी बुक्स में आपने देखा होगा कि आंसर की जो दी जाती है उसमें सिर्फ आपको सही आंसर बताया जाता है, लेकिन इसमें यह कि आपको सही आंसर तो बताया ही जाएगा, इसके साथ ही आपको परसेंटेज में बताया जाएगा कि कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसको सही सॉल्व किया है और कितने लोगों ने स्किप कर दिया है वो क्वेश्चन. तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका परफॉर्मेंस कैसा है. अगर बहुत सारे लोगों ने उसको स्किप किया है, इसका मतलब कि वो क्वेश्चन रियल में टफ था या फिर इतना घुमाऊ था कि और भी लोगों को नहीं आया. तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है. अगर बहुत सारे लोगों ने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया है और आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. तो ये एक बहुत अच्छी और अलग बात है जो आज तक किसी बुक में नहीं दिया गया है मेरे ख्याल से. दूसरी चीज ये है कि इसके साथ ही आंसर की के साथ ही आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन भी मिलता है, मतलब हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको अच्छे से मिलेगा और उसमें सारे जो टिप्स और ट्रिक्स होती हैं वो आपको समझाया गया है कि ऐसा इस क्वेश्चन के आंसर के साथ क्यों हुआ है, मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर ऐसा ही क्यों आया है. इसके बाद इसकी और अच्छी जो चीजें इस बुक के बारे में वो ये है कि कोई पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में एवरेज बच्चों को जो समय लगा है उसको भी दिया गया है, जिसको टीटीए कहा जाता है, यानी कि टाइम टू आंसर. तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मान लीजिए काफी बड़ा है, उसको सॉल्व करने में 20 सेकेंड लगे किसी को और आपको वो सॉल्व करने में 1 मिनट का समय लग रहा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी आपकी तैयारी में थोड़ी कमी है और
ऐसे जब आप अंदाजा लगाते जाएंगे तो आप धीरे धीरे उसमें और ज्यादा मेहनत करेंगे, उस दिशा में आपको अपनी कमी भी पता चलती जाएगी और जल्द से जल्द आप उसको, जो कमियां हैं उसको दूर कर पाएंगे। तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये बुक है। ऐसी बुक आई डोंट थिंक कि अभी तक मार्केट में कोई भी आई है। तो आप जरूर कोशिश कीजिए कि ये बुक ले लीजिए, किसी और सब्जेक्ट की ले सकें या नहीं, लेकिन रीजनिंग की मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगी कि ले लीजिए, क्योंकि रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी है तो रीजनिंग में आप अच्छा कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गई इस बुक की बात। अब वीडियो आगे बढ़ाते हैं कि आप कैसे रीजनिंग में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं इसमें सब कुछ बताऊंगी कि पहले, सबसे पहले ये बात करेंगे कि आपको एग्जाम में रीजनिंग को कितना टाइम देना है, और दूसरी बात कि इसमें आपको कितना स्कोर करना चाहिए, मतलब आप कितना स्कोर करें जिससे आप ओवरऑल मेरिट लिस्ट में शामिल हो सके। तो टाइम की बात करें कि कितना टाइम एग्जाम में आपको देना है, तो अगर आप 35 से 40 मिनट रीजनिंग को देते हैं 2 घंटे में से, तो मोर देन सफिशिएंट है, इतना ही टाइम आपको देना है। अगर इससे पहले ही आपका रीजनिंग हो जाता है, ये जैसे कुछ लोग बहुत तेज होंगे जिनका रीजनिंग के सारे 50 क्वेश्चन उनके 30 मिनट में हो जाते हैं, तो इससे बढ़िया तो और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको एक एस्टिमेटेड टाइम लेकर चलना है 35 से 40 मिनट, इससे आगे आपको नहीं जाना है। अगर अभी आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में 40 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं तो आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, और आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिए जिसमें आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाए कि आपके 50 क्वेश्चन 35 से 40 मिनट में हो जाए। अब बात करते हैं कि कितना आपको स्कोर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको स्कोर करना चाहिए 45 प्लस, और इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी लोग 45 प्लस स्कोर करते थे और अभी भी आप कर सकते हैं। बस अब क्या हो गया है कि जिस तरह से सीट्स कम हो रही हैं और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और लोग बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिए हैं, और इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें आपको उपलब्ध हो जाती हैं जिससे कंपटीशन बढ़ता ही जाता है, वो कभी कम नहीं होगा। ठीक है, तो और स्मार्ट बच्चे आते जाते हैं, तो इसलिए आपको मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। और आपको कितने भी टफ क्वेश्चंस आए, आपको 45 तो स्कोर करने की कोशिश करनी ही है, तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। और अगर अभी आपको डर लग रहा है कि 45 प्लस तो मेरा नहीं हो पाएगा, तो आपको सिर्फ डरने की जरूरत नहीं है कि आप इतना डर गए कि आपने तैयारी छोड़ दिया। आपको अगर अभी आपको लगता है कि आप सिर्फ 25 नंबर स्कोर कर पाएंगे रीजनिंग में, तो कोई बात नहीं, आप उस दिशा में मेहनत तो कर सकते हैं ना। तो आप मेहनत कीजिए और उसको 45 तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और आप वो मेहनत कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको टिप्स तो यहाँ पे दूंगी, लेकिन लास्ट में ये सारे टिप्स यूज तो आपको ही करने हैं, आपकी जगह कोई और नहीं कर सकता। ओके, सो ये हो गया कि कितना टाइम देना है, नेक्स्ट की कितना लगभग आपको स्कोर करना है। अब बात करते हैं तैयारी की। तो सबको पता है कि जो रीजनिंग होता है वो बाकी और सब्जेक्ट से काफी अलग होता है। मतलब वो साइंस, इंग्लिश या जीएस का कोई भी जो सब्जेक्ट होता है उससे काफी अलग होता है। इसमें आपको कुछ रटना नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, या कोई भी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा इस सब्जेक्ट में, वो उसका उतना ही एक्सपर्ट बनता जाएगा और उसकी स्पीड भी उतनी हाई होती जाएगी, और उसी हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में स्कोर कर सकता है। तो इसलिए ये जरूरी है इसमें कि रिसोर्सेज जो है आपके, वो आप सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बुक रखिए। कोई भी आप बुक उठा लीजिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एक बुक रखिए और उसी से पूरी पढ़ाई कीजिए। उसके बाद आप मल्टीपल बुक्स यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे आपको इंग्लिश में या जीएस में ये बताया जा सकता है, वैसे तो आपको अलग अलग बुक्स नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपने एक बुक अच्छे से पढ़ ली है तो आपको बताया जाएगा कि ठीक है, आपने ये लेवल की बुक पढ़ ली है, तो आप अभी नेक्स्ट लेवल की भी बुक पढ़ सकते हो सिलेबस से ही रिलेटेड। तो क्योंकि कुछ रूल्स इसमें ऐसे होंगे जो नहीं होंगे और एग्जाम में आते होंगे, वो आपको दूसरी बुक्स में मिल जाएंगे। लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं होता
होता है, आपको सिलेबस के लिए अलग बुक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। सिलेबस आपने थोड़ा बहुत कर लिया तो उससे आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आप जो सिलेबस में जो टॉपिक्स है उनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वही आपको लास्ट में फायदा देगा। क्योंकि इसमें कुछ रटना होता नहीं है कि आप एक ही बुक को बार बार पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं तो आपको कुछ अलग से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें आप बस आपने एक बार पूरा पढ़ लिया, उसके बाद बस और बस प्रैक्टिस करते जाइए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है, मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मैंने आपको सिलेबस का एक पीडीएफ दिया था, वो वीडियो का भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां से आप जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हो और देखिए, एक एक टॉपिक देखिए और एक एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़ सकते हैं, अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो टॉपिक वाइज आप एक एक टॉपिक क्लियर करते जाइए और फिर बाद में उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि ऐसा मत कीजिएगा कि आपने बुक उठाई कोई और या फिर आपने सिलेबस उठाया और आपने देखा कि इसमें तो 30 टॉपिक्स हैं, तो आपने एक एक दिन रख लिया कि एक दिन में मैं ये टॉपिक करूंगा, एक दिन में वो करूंगा, एक दिन में ये करूंगा, और इस तरह से आपने 30 दिन बांट लिए। रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चंस या टॉपिक्स होते हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके आधे दिन में खत्म हो जाएंगे और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें आपको 3 दिन देना पड़ेगा, 4 दिन देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको डिवाइड करना है। इस मतलब बिल्कुल इस ढांचे में मत चलिएगा कि आपने एक एक दिन डिवाइड कर दिया, 2 दिन डिवाइड कर दिया तो उसी हिसाब से आप काम करते जा रहे हैं। इससे आपका ही नुकसान होगा। कोई बहुत टफ जो टॉपिक होगा उसके लिए अगर आप कम समय दे रहे हैं तो फिर आपको उसमें से अच्छे से आएगा नहीं। और कोई बहुत ही आसान टॉपिक होगा उसको उसमें आप 2 दिन दे रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा आप मत कीजिएगा। आपको जो टॉपिक आसान लगता है उसमें आप कम समय रख सकते हैं, और जो टॉपिक आपको थोड़ा सा टफ लगता है या फिर उसमें आपको ज्यादा सीखने की जरूरत है उसमें आप ज्यादा समय दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात ये है कि जैसे मैंने इंग्लिश में बताया था इंग्लिश के वीडियो में कि आपको 4 महीने में सिलेबस खत्म करना है और 6 महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश के जो मैंने बताया था। वैसे ही आपको रीजनिंग के लिए भी करना है। अभी आपके पास 3-3.5 मंथ का समय है, तो इसमें आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा कि सिलेबस और जल्दी खत्म हो जाए। जिससे जितना जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा उतनी जल्दी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो और उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और रीजनिंग में प्रैक्टिस ही सब कुछ है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही बढ़िया है। प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? जैसे फर्स्ट तो मैंने बुक बता दी, टेक्स्ट बुक की बहुत अच्छी बुक है, 4000 क्वेश्चंस आपको तो यहीं से मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपको अगर करना है तो किरण की जो बुक आती है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, उससे आपको काफी अच्छी मदद मिल जाएगी और काफी अच्छी तैयारी होती है उससे। तो आप किरण की बुक से भी करिएगा क्वेश्चंस। अब बहुत सारे लोगों की ये बात होगी कि अगर हम किरण से कर ही रहे हैं और इतने सालों से किरण चलती आ रही है तो फिर आप एक्स्ट्रा क्यों बता रही हो टेक्स्ट बुक का, या फिर और कोई बुक क्यों बता रही हो? तो देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि किरण की बुक बहुत सालों से बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने उसको 2-3 बार खत्म कर दिया है, मतलब उसको दोबारा से सॉल्व करके उसको खत्म कर दिया है। तो अब सिर्फ किरण से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप अपने एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आपको किरण तो करना पड़ेगा ही, इसके साथ ही आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी अपना नाम ग्रेड सी या ग्रेड डी में अच्छे से मेरिट के साथ लाने में। और जितना अच्छा मेरिट आपका रहेगा उतना अच्छा आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, आपकी जो भी चॉइस होगी उस हिसाब से, और उतना ही अच्छा आपको सिटी भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको जो होम टाउन है वो भी मिल सकता है। और नहीं तो अगर आपको होम टाउन नहीं मिला तो अगर आपके अच्छे नंबर है तो आपके आसपास जो आपका दूसरा तीसरा प्रेफरेंस होगा वो जरूर आपको मिल जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ नौकरी चाहिए कि आप कहीं शिमला से हैं और आपको चेन्नई में नौकरी मिल गई या कन्याकुमारी में मिल गई तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर नहीं लाना है, सिर्फ अपनी नौकरी नहीं चाहिए, आपको बहुत अच्छे नंबर से पास होना है ताकि आप बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में जॉब कर सके और अपने हिसाब की सिटी में भी आप जॉब कर सके। और दिल्ली तो सभी को चाहिए, तो दिल्ली अगर चाहिए तो आपको टॉप में आना पड़ेगा। टॉप के आप 50 नंबर में अगर आते हैं तो आपको आराम से दिल्ली मिल जाएगा।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप किरण से कर सकते हैं, मतलब करना ही चाहिए। फिर आप टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन बैंक जो है उससे कर सकते हैं। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप टेस्ट सीरीज भी बहुत कीजिए। 2-3 टेस्ट सीरीज लीजिए और उसमें से क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। उससे आपका क्या होगा कि जो रियल एग्जाम का प्रेशर होता है वो आप महसूस कर सकेंगे, और उसके साथ ही आपको ये पता चलेगा कि 2 घंटे का जो पेपर हो रहा है उसमें आप रीजनिंग को कितना समय दे रहे हैं। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं अपनी तैयारी का। अगर आप 35-40 मिनट में 50 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, 20-30 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 40 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है। और टेस्ट सीरीज से आपको ये भी पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात ये है कि जो रीजनिंग का पार्ट है वो आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आप ये जो स्टेनो का टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, या स्टेनो के किसी बुक में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सिर्फ वही करना है, ऐसा नहीं है। आप सीजीएल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप स्टेनो लेवल का कीजिए बिल्कुल, लेकिन अगर आपके पास और टाइम बचता है तो फिर आप सीजीएल लेवल का भी कर सकते हो। और सीएचएसएल, एमटीएस, ये सब तो आपको करना ही करना है, क्योंकि इन दोनों का लेवल स्टेनो के बराबर ही होता है। बैंकिंग लेवल का मत करिएगा, क्योंकि वो काफी अलग है, तो उसका मत कीजिएगा। आजकल बहुत सारे लोग बात करते हैं कि रीजनिंग जो आ रही है वो बैंकिंग लेवल पर आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। बैंकिंग की रीजनिंग काफी अलग होती है। थोड़ा बहुत जरूर इसमें पूछा जा रहा है थोड़ा टफ बनाने के लिए, बट आपको बस इस समय जो टेस्ट सीरीज या फिर क्वेश्चन बैंक चल रहे हैं उसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ओके, इसके अलावा मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिया। ओके, टाइम आपको बराबर बांटना नहीं है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है 3.5 महीने में, 3 महीने में, तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जिस तरह से सिलेबस लिखा है वैसा ही पढ़ना शुरू कर दिया। आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। हर तैयारी में आपको अपना एलिमेंट जरूर डालना पड़ेगा। आपको कोई भी स्क्रीन के थ्रू, या फिर मैं आपके सामने भी बैठी हूँ या आपके कोई सीनियर आपके सामने से भी बताते हैं कि ऐसा ऐसा कर लो, तो आपको बिल्कुल वैसा वैसा नहीं करना है। आपको अपना जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी वीकनेस है, वो पहचाननी है और उसी हिसाब से काम करना है। और आपको अपना एलिमेंट जरूर डालना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि जो आप में कमी है या आप जैसे समझते हैं चीजों को, वो आप ही बता सकते हैं और उसको आप ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये बात, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता रही थी कि आपको ये करना है कि पहले क्या कीजिए, सिलेबस आपने लिया तो सबसे पहले रीजनिंग के जो आसान क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कर डालिए, मतलब वो टॉपिक खत्म कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए सिलेबस में 35 टॉपिक्स है, तो मान लीजिए 5 ऐसे टॉपिक्स है जो काफी आसान है, तो वो आपके 2-3 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। आपने वो चैप्टर पढ़ा और उसके बाद बिल्कुल उसको सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो 2-3 दिन में आपका बिल्कुल वो जो टॉपिक्स थे वो क्लियर हो गए। तो आपको और ज्यादा उसको समय देने की जरूरत नहीं है। अब आप ये देखिए कि आपको लगेगा कि सिलेबस का 5 टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया, अब सिर्फ 30 टॉपिक्स बचे हैं जिसको मुझे कंप्लीट करना है। तो इससे जो माइंड का स्ट्रेस होता है वो काफी कम होता है, और फालतू के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ पेंडिंग है, कुछ पेंडिंग है, बहुत ज्यादा करना है, बहुत ज्यादा करना है। तो ऐसे आप सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही कीजिए, आसान से शुरू कीजिए और फिर टफ वाला करिएगा, जिससे टफ वाला जब जितनी बाद में आप करेंगे उतने अच्छे से उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, उतने बाद तक प्रैक्टिस कर सकते हैं और ताजा ताजा सीखे रहेंगे, तो फिर आपको एग्जाम में भी वो हेल्प करेगा। जो आसान टॉपिक्स होते हैं वो नॉन वर्बल में होते हैं अधिकतर, जैसे पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, वाटर और मिरर इमेज हो गया, ये सारी चीजें, व्यन आरेख हो गया। तो ये सारी जो चीजें है वो आप पहले कर लीजिए, वो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप टफ जो टॉपिक्स है जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट और सीरीज है और ब्लड रिलेशन है, ये सारी जो चीजें हैं, डायरेक्शन है, वो सारी चीजें आप लास्ट में कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको सारी चीजें बता दी। और हाँ, मैंने इसमें एक और पॉइंट ये लिखा था कि जो रीजनिंग होता है वो आपको समझने की जरूरत है, कि ऐसा नहीं है कि आपने अभी स्टार्ट किया पढ़ना और
पढ़ते पढ़ते आप फिर बोर हो गए, फिर आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया और बाद में आप जब अचानक से एग्जाम देने चले गए। ऐसा नहीं है। आपको रीजनिंग बिल्कुल ऐसा समझना है जैसे शॉर्ट हैंड की तैयारी है। आप शॉर्ट हैंड भले ही आज 140 स्पीड पे लिखते हो, लेकिन अगर आपने 2 मंथ के लिए शॉर्ट हैंड को छोड़ दिया तो फिर आप कभी 140 वर्ड पर मिनट पे अचानक से नहीं लिख सकते। वैसा ही रीजनिंग है। अगर आपने रीजनिंग को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत प्रैक्टिस कर ली, बहुत आपका अच्छे से हो जाता है, 30 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया तो फिर से आपकी स्पीड और आपका समझना सब वापस कम लेवल पे आ जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एग्जाम के दिन तक आप कोशिश करो कि आप रीजनिंग की प्रैक्टिस मत छोड़ो, आप करते रहो, तो तभी आपका जो स्पीड है वो बना रहेगा और आपको एग्जाम में मतलब सहूलियत रहेगी। क्योंकि आजकल का जो एग्जाम हो रहा है जिसमें रीजनिंग आ रही है वो नो डाउट टफ आ रही है, वो आपका प्रैक्टिस सही सही होगा। और दूसरी चीज ये है कि टफ से ज्यादा वो ऐसा हो गया कि पहले रीजनिंग में बहुत कम समय लगता था, अब रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो ऐसे बनाते कि सॉल्व तो हो जाएगा बट उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको सिर्फ सारा खेल खेलना है टाइमिंग में। आपकी जितनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी, जितनी जल्दी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, उतना ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे। तो आई होप यू आपको मतलब समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो रिसोर्सेज की जैसे मैंने बात करी, किरण की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक की जो ये प्रैक्टिस बुक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने पहले बुक लिस्ट की भी वीडियो बनाई हुई है और यूट्यूब चैनल्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं, जो अच्छे हैं, रिलायबल हैं, जो अच्छे से पढ़ाते हैं मेरे हिसाब से, उनको आप रेफर कर सकते हैं। वो दोनों वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कोई और यूट्यूबर पसंद आता है तो नो डाउट आप उसको भी मतलब उसी से पढ़ सकते हो, और अगर आपको कोई और बुक समझ में आती है तो उससे आप पढ़ सकते हो। लेकिन आपके एक रेफरेंस के लिए मैं आप दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक मैं लास्ट पॉइंट इसमें ये कहना चाहती हूँ कि कोचिंग को लेकर या फिर क्लासेस को लेकर बहुत डाउट होता है लोगों को कि क्लासेस करनी जरूरी है या नहीं, कोचिंग करना जरूरी है या नहीं, और बाहर जाना, बाहर जाके कोचिंग करना, या फिर अभी बहुत गर्मी है तो उसके लिए भी लोग थोड़ा सा झिझकते हैं। उसके बाद बाहर कोचिंग करने में फीस भी लगती है तो उसके लिए भी लोग सोचते हैं, तो ये पूछते हैं कि कोचिंग करना जरूरी है कि नहीं। तो देखिए, और सब्जेक्ट की आपको शायद किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन रीजनिंग में मैं ये बता सकती हूँ कि आपको एक टीचर की जरूरत पड़ सकती है। मतलब अगर आप एक टीचर से पढ़ते हैं, किसी सीनियर से पढ़ते हैं या फिर यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी सहूलियत इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपको कोई चीज समझने में कम समय लगेगा। और रीजनिंग में क्योंकि अलग अलग ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको शॉर्ट बनाने के लिए, किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके शॉर्ट में, इसलिए आपको ट्रिक्स सीखने पड़ेंगे और वो कोई आपको अगला ही बता सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बिना कोचिंग के नहीं पढ़ पाएंगे, बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं जो बिना कोचिंग के ही अपने आप से पढ़ सकते हैं। बट अगर आप पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप किसी और से पढ़िए, यानी कि आप कोई टीचर देख लीजिए जो कोचिंग में पढ़ाते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और या फिर आप सीधा यूट्यूब पे इतने सारे मटेरियल हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो आप उनसे टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप कोई टॉपिक सर्च कीजिए और उसके जो भी वीडियोस आ रहे हैं जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप देख सकते हैं। इससे आपके समय की बचत होगी, आपको अपने आप से कुछ सीखने की जरूरत नहीं होगी, आपके लिए कोई जो बना बनाया रूल है वो आपको बता देगा। तो आपको सिर्फ काम करना पड़ेगा प्रैक्टिस में और जो समझाया जा रहा है उसको समझने में। आप वैसे बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा और टाइम थोड़ा सा आपका वेस्ट हो सकता है। साथ ही एक बात मैं और ये बताना भूल गई कि ये जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन बैंक है उसमें भी आपको चैप्टर वाइज क्यूआर कोड मिल जाएगा। हर चैप्टर में एक क्यूआर कोड है जिसको आप स्कैन करते हैं तो आप सीधे ही उस चैप्टर के लेसन में पहुंच जाएंगे और वहां से आप वो लेसन पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए ये भी बहुत ही आसान तरीका है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो फिर आप
कोई भी टीचर से पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको हेल्प करे और आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।